हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ का 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी बाय शैंकी में। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। तो अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, या अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो ये सब जो है क्रियाएं कैसे होती है, तो यहाँ पर हम जो है इसमें रासायनिक क्रियाओं के बारे में, रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है उसके बारे में हम जो है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो याद रखना भाई कि रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब उसमें क्या होता है, कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है दिया हुआ, तो ये दिया है हमारा कि क्रियाकलाप 1.1 से इसमें इसने जो क्रियाकलाप ये जो दिया है इसको आप चित्र की सहायता से जो है आप देख सकते हैं। ये जो आपको क्या है इसमें दिखाया गया है कि हमारे पास ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वोच ग्लास में इकट्ठा करना। ठीक है, तो इसमें एक हमारे पास क्या है, बर्नर है। ठीक है, जो इसमें क्या है दिखाया गया है, ये क्या है, बर्नर है। ठीक है, इसमें एक चिमटे को क्या है दिखाया गया है और उसमें एक जो है रिबन है, ये कौन सा रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, और एक ये जो नीचे जो दिखाया गया है ये है एक वॉच ग्लास जिसमें क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो नीचे पड़ा है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को दिखाया गया है। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वोच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये चित्र के अंदर क्या किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए, क्योंकि ये आपकी आंखों के ऊपर जो है वो इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो हम आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या पता लगा हमें कि मैग्नीशियम रिबन का जब दहन होता है तो वो किस में हो जाता है, परिवर्तित, वो एक श्वेत चूर्ण के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो वो जो चूर्ण बना मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर वो कैसा बना, वो बना सफेद रंग का और उसको कहा गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा गया। ठीक है, तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप 1.2 दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक जो दानेदार जस्ते पर तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैसे होता है वो इसमें दिखाया है। ठीक है, तो ये ऊपर जो है आपका क्या कहा है इसने, क्रियाकलाप में एक परख नली में लेड जिसको शीशा बोलते हैं नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटाशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या प्रेक्षण किया है, तो यहाँ पर आपका जो कॉर्क है उसको, ये जो है ये क्या है, कॉर्क है, ये क्या है, इसके अंदर जो
दिखाई गई है, ये क्या है, ये कांच की एक नली है। ठीक है, इसमें एक ये जो है ये क्या है, शंक्वाकार फ्लास्क है ये जो बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो क्या है, जो अम्ल मिलाया गया है वो क्या है, तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल, और जो इसमें नीचे जो है ये दाने बनाए गए हैं ये क्या है, दानेदार जस्ता है। ठीक है, तो और जिसके अंदर गैस है वो क्या है, H2 गैस है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एक और, इसने एग्जाम्पल में जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट दिया है वो 1.3 है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, इसमें तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सावधानी में क्या कहा उसने कि अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, क्योंकि एसिड है, एसिड का इस्तेमाल हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है, शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। क्या आप इसको जो है यहाँ पर आप इसको छुओगे तो क्या इसके अंदर कुछ आपको परिवर्तन हुआ प्रतीत होता है, तो हम इसको क्या है, ऑब्जर्व करते हैं। तो ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी फ्रैक्शन की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, तो एक रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो पहले क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा जी, पहले तो होगा अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके बाद होगा उसके रंग में परिवर्तन। ठीक है, पहले अवस्था में परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद रंग में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, फिर गैस का निकास और उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो अब हम इसको, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके ऊपर हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण, ठीक है, ये क्या है, तो क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया था, उसको जलाया था, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। अब मैं यहाँ पर अगर ये पूरा का पूरा जो है लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या है, एक इजी फॉर्म में लिखना जरूरी है, जिससे क्या है ये समझने में और इसको क्या है ऑब्जर्व करने में क्या हो, आसानी हो जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसने क्या कहा, एक जो है इक्वेशन बना दी गई यहाँ पर ये, तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की तो ये क्या है, अभिकारक। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, इनको आप कहोगे क्या, अभिकारक, और जो आपके राइट हैंड साइड में रहेंगे इनको आप कहोगे उत्पाद। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड ये क्या है, अभिकारक है, और इनसे क्या आपका बना उत्पाद, वो आपका रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, जब आपके किसी भी पदार्थ में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अभिक्रिया कहते हैं, और जिनके अंदर परिवर्तन होता है उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो है आपको तीर का निशान जो है दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके बाद इसने कहा कि अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है, और इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर, राइट हैंड साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को
दर्शाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद है रासायनिक समीकरण को लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? तो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो भाई आपने जो यहाँ पर ये वर्ड्स जो आपने यूज किए, मैग्नीशियम आपने यूज किया, ऑक्सीजन आपने यूज किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने यूज किया, तो इनको जो है और आगे क्या करना है, सूत्र के अंदर क्या है इनको लिखना है। जैसे मैग्नीशियम को क्या लिख सकते हैं, Mg से लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को लिख सकते हैं O2 से लिख सकते हैं। ठीक है, आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे लिख सकते हैं, MgO से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका जो आपका रासायनिक सूत्र कहलाया। ठीक है, तो तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। भाई देखो यहां पर क्या है, आपका M में कितने हैं, आपके जो परमाणुओं की संख्या है वो यहां पर कितनी है, 1 है, यहां पर भी कितनी है, 1 है। आपके G में कितनी है, G में भी कितनी है, 1 है, और आपके यहां पर भी G में कितनी है, 1 है। और यहां पर ऑक्सीजन में कितनी है, 2 है, और यहां पर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, यदि ये क्या है आपकी दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या अगर समान ना हो तो उसको क्या कहेंगे, समीकरण को असंतुलित कहेंगे, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ढांचा था, इसको क्या कहोगे, रासायनिक समीकरण कहोगे। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। उसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो ये आपको पहले से ही क्लियर है कि किसी भी आप क्या है, द्रव्यमान को आप ना तो आप बना सकते हो और ना ही आप उसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखते हैं। तो इसको आप स्टेप वाइज कैसे आप क्या है इसको संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आपका जो आपकी समीकरण है, जो आपकी इक्वेशन है, उसका संतुलित होना, उसका बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बिना जो है आप अपने तत्वों को क्या है आप प्रदर्शित नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जैसे हमारे पास क्या है, जिंक है, जिंक को हम कैसे लिख सकते हैं, जिंक को हम जो है Zn से डिनोट कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम जो है H2SO4 से, और जिंक सल्फेट को हम जो है ZnSO4, और हाइड्रोजन को H2 से हम क्या है डिनोट कर सकते हैं। तो आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जिंक के कितने हैं, तो जिंक का हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही परमाणु है। ठीक है, और राइट में भी कितना है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको क्या है आसानी से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड में कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर राइट हैंड में भी 2 हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सल्फर है उसके कितने हैं, 1 है, और इसके भी कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, तो समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित
समीकरण कहलाएगी। तो संतुलित समीकरण क्या होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, तीर के दोनों निशानों के ओर। ठीक है, तो तीर के क्या है, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी अगर परमाणुओं की संख्या समान होगी तो उसको क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे पास एक और दी हुई है, क्या है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पर हम इनको पहले तो एक बॉक्स में क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। जैसे यहाँ पर Fe को हमने जो है बॉक्स में किया बंद, H2O को, Fe3O4 को और H2 को हमने बॉक्स में क्या कर लिया, बंद कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा, हम इनके जो परमाणुओं की संख्या है उनकी एक क्या बना लेंगे, सूची बना लेंगे। परमाणुओं की संख्या की हम क्या क्या कर लेते हैं, सूची बना लेते हैं। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर हमारे पास Fe के कितने हैं, लेफ्ट हैंड में सिर्फ एक है, राइट हैंड में कितने हो गए, यहाँ पर हमारे पास 3 बन गए भाई। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का यहाँ लेफ्ट हैंड में कितना है, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं, तो हमने लिख दिए 2। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर ये ठीक है, ये आपके इक्वल है। बट ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है, लेफ्ट हैंड में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना हो गया, ऑक्सीजन के 4 हो गए। तो ये क्या है, ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाई। तो इसको पहले हम सुविधा के लिए सबसे पहले अधिक परमाणु वाले यौगिकों को पहले संतुलित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा कौन से वाले हैं, ये आपका ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन में कितने हैं आपके, 4 हैं। ठीक है, तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में ऑक्सीजन के परमाणु कितने थे, 1 थे। ठीक है, H2O में, और उत्पादों में कितने थे, 4 थे। ठीक है, उसके बाद हमने इसको यहाँ पर भी हमने क्या करना है, इसको 4 करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को हमने 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना बन गया, ऑक्सीजन के 4 परमाणु बन गए। ठीक है, उसके बाद यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। हम यहाँ पर इसके फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन हम ये H2O4 नहीं लिख सकते। हम इस 4 को कहाँ लगाएंगे, पहले लगाएंगे H2O से। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है समीकरण बनकर ये आएगी कि यहाँ पर हमने 4H2O कर दिया है। हमारे साथ क्या है, हाइड्रोजन के भी कितने हो गए अब परमाणु, 4, 2 थे यहाँ पर और यहाँ पर था 4। तो 4 को इससे किया मल्टीप्लाई तो कितना बन गया, 8, और यहाँ पर 1 था तो यहाँ बन गया 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के तो हो गए बराबर, बट हाइड्रोजन के अब यहाँ पर 8 हो गए और यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणु प्रारंभ में अब यहाँ पर कितने हो गए थे, जो मैंने आपको बताया 8 हो गए। तो ये 8 क्योंकि 4H2O में, और यहाँ उत्पादों में हमारे पास कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर 8 करने के लिए 2 के साथ क्या करना पड़ेगा, 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास जो समीकरण आएगी वो Fe प्लस 4H2O यानी Fe3O4 प्लस 4H2 बन जाएगी। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हाइड्रोजन के भी हो गए और हमारे पास ऑक्सीजन, दोनों के क्या हो गए, परमाणु संतुलित हो गए। अब हमें क्या है, किसको करना है, Fe को क्या करना है, संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ पर कितने हैं, इसके 1 है और यहाँ पर कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो अभी का कारक कितने हैं, 1 है और उत्पाद में कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए हमें क्या है, 3 को हमें क्या है, इक्वल करने के लिए यहाँ 1 को क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो अभिकारक है वो उत्पादों के इक्वल आएंगे। ठीक है, तो Fe को संतुलित करने के लिए बाई और हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बन गए, 3 हो गए परमाणु। ठीक है, और यहाँ पर भी कितने थे, 3 थे। तो अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3Fe। ये जो यहाँ पर बॉक्स थे उनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, संतुलित
समीकरण बन जाएगी। ठीक है, तो समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं इस विधि को भाई, हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, छोटे छोटे पूर्णांक संख्या के गुणांकों का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, कि कैसे जो है हम उनकी भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखते हैं, कि क्या इसमें कौन सी गैस है, ठीक है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा एक्विटिक है और कौन सा सॉलिड है। ठीक है, तो ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए कि क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। तो अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय और ठोस अवस्थाओं को क्रमशः कैसे लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं, जो हमारे पास द्रव है, लिक्विड है, उसके लिए L लिख लेते हैं, जलीय के लिए एक्विटिक लिख लेते हैं और ठोस के लिए हम S लिख लेते हैं, यानी कि सॉलिड के लिए। ठीक है, तो अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो हम उसको एक या उसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर अब संतुलित जो आपके पास Fe है, आयरन है, वो कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। किस में है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपके पास H2 है वो क्या है, गैस है। ठीक है, Fe3O4 क्या है आपका, सॉलिड है। H2 आपकी क्या है, गैस है। तो ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर ये जो जल है ये इसका उपयोग किस में हुआ है, भाप के रूप में उपयोग हुआ है। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि यह आवश्यक न हो। तो कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो जैसे CO क्या है, गैस है, प्लस H2 भी क्या है, गैस है। इसमें कितने हैं, 348 एटम्स, तो इसके कितना हो गया ये CHOH क्या बन गया आपका, लिक्विड बन गया। ठीक है, तो इसमें एक आपका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी क्या है इसमें दिखाया गया है, कि कैसे CO2, ठीक है, प्लस 12H2O लिक्विड क्या है, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, C6H12O6 प्लस C6O2 ऑक्सीजन का होगा इसमें, जो कि किस में होगी, जलीय रूप में होगी, और प्लस 6H2O यानी कि लिक्विड का जो है इसमें उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम संतुलित समीकरण कहेंगे। तो इसमें जो प्रश्न है इनके बारे में हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि कौन सी क्रियाएं क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही कभी मिश्रण से बाहर आता है। ठीक है, तो वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने या जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम आगे जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें पहला जो है आता है रासायनिक अभिक्रियाओं में, वो आती है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन नाम से ही आपका क्या है, प्रतीत हो रहा है, जोड़ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक इसने क्रियाकलाप दिया है 1.4 कि जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण। तो हमने इसके लिए क्या लेना है, एक बीकर लेना है। ठीक है, ये हमने कि क्या लिया, बीकर लिया, सॉरी हमने क्या लिया, बीकर लिया, और उसमें क्या रखा हमने,
हमने जल रखा और इसके अंदर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने घोल दिया। ठीक है, तो क्रियाकलाप 1.4 में एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना लीजिए, इसमें धीरे धीरे से जल मिलाइए। अब इसको क्या करना है, बीकर को हमने छू कर देखना है कि क्या इसके अंदर कोई ताप उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो क्या बताया इसने भाई, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, यानी कि आपका बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये H2O यानी जल के साथ, लिक्विड के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा बहुत तेजी के साथ और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा यानी बुझा हुआ चूना बनाएगा। ठीक है, जो किसमें होगा, जलीय रूप में होगा। ठीक है, CaOH2। ठीक है, यानी कि क्या क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और इसके साथ जो है ये क्या करेगा, ऊष्मा को उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से अगर आप इसको छू कर देखोगे तो ये क्या है, आपको गर्म प्रतीत होगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो यानी किसने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड और जल यानी H2O ने मिलकर क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि क्या, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना दे, एकल उत्पाद बना दे, सिर्फ एक ही उत्पाद बनाए, उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बना देगी, एक पतली परत बना देगी। ठीक है, तो सफेदी करने के 2-3 दिन के बाद अगर आप उसको देखो कैल्शियम कार्बोनेट की परत को, तो वो क्या है, आपको बहुत ज्यादा चमकदार प्रतीत होगी। ये आपके दीवारों को क्या कर देगी, चमक ला देगी। तो रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या है, CaCO3 है। तो याद रखना भाई, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 है। ठीक है, तो CaOH2 ठीक है, किसमें है, जलीय रूप में है, एक्विटिक प्लस CO2 यानी गैस में, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला तो इसने क्या बनाया, कैल्शियम का कार्बोनेट बनाया। क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में और प्लस H2O यानी कि लिक्विड का निर्माण किया। तो आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करते हैं, जैसे कोयले का दहन। तो यानी कार्बन जब जो है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, दहन होता है, जब ये मिलता है तो क्या क्या बनाता है, ये आपका CO2 का निर्माण करता है, गैस का निर्माण करता है। जब आपका हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, 2H2O यानी कि लिक्विड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी विक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखना भाई, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है, जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या हो, ऊष्मा भी उत्पन्न हो, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। तो यानी CH4 गैस है जो आपकी 2O2 गैस के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, CO2 गैस का निर्माण होगा और 2H2O गैस उत्सर्जित होगा। उसके साथ में क्या होगा, ऊर्जा यानी कि हीट जो है, वो एनर्जी जो है वो आपकी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और ये कार्बोहाइड्रेट के
टूटने से क्या बनता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, श्वसन है। इसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। जिस इसमें अभिक्रिया को क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। जैसे क्या बनाया, C6H12O6 क्या है, आपकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो क्या बना, 6CO2 प्लस 6H2O, लिक्विड का जो है निर्माण हुआ और साथ में ऊष्मा जो है, ऊर्जा जो है वो उत्पन्न हुई है। ये क्या है, आपका भोजन को पाचन के लिए आपका जो है ये अभिक्रिया को दिखाया गया है। ठीक है, यह आपकी क्या है, ये श्वसन की अभिक्रिया है। कौन सी है ये, श्वसन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी श्वसन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि ऊष्मा की वजह से ही आपकी क्या है, जितनी भी साग सब्जियां हैं वो क्या हो जाती है, विघटित होकर गलकर सड़कर क्या बन जाती है, कंपोस्ट बन जाती है। वो भी आपका क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसके बाद आती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया के लिए यहाँ पर एक जो है क्रियाकलाप इसने दिया है 1.5। इसमें क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने तथा गंध सूंघने का सही विधि को क्या है, दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक जो है आपकी क्वथन नली दिखाई है और एक आपका फेरिस सल्फेट का क्रिस्टल दिया है। उसके बाद क्वथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर न करे, उसको क्या करे, उसको दूर करे और गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। उसको थोड़ा सा आप जो है मोड़ कर अपनी ओर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, बर्नर को दिखाया गया है। तो इसने कहा है कि एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। तो आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। तो जो आपका फेरस सल्फेट क्रिस्टल है उसका जो हरा रंग था वो क्या हो गया, परिवर्तित हुआ है। या इसमें क्या है, आपने जो उसकी गंध है उसको आप क्या है, महसूस करिए। तो इसमें क्या है, 2FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट है। जब उसको ऊष्मा के साथ आपने गर्म किया तो क्या हुआ, इससे फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यानी कि FeO3। ठीक है, और साथ में इसके क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि आपकी SO2 का जो है निर्माण हुआ और SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या हुई, उससे अलग हुई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करता है। तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह है फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 में वियोजन हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 क्या है, गैसें हैं। ठीक है, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो CaCO3 यानी कि आपका चूना पत्थर को जब क्या है ऊष्मा के साथ क्या किया गया, जो उसमें उत्सर्जन हुआ तो क्या बना, आपका बुझा हुआ चूना यानी कि CaO का निर्माण हुआ और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप और दिखाया है कि एक क्वथन
नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए, चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा चित्र 1.5 में दिखाया गया है। आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर एक जो है पूरा का पूरा आपको दिखाया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है इसने कि आप देखेंगे कि इससे क्या हुआ, भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो यह भूरे रंग का धुआं क्या कहलाता है? NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहलाता है। तो यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है कि जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, यानी कि 2 Pb NO3 को, सॉलिड को आप क्या है गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? 2 PbO यानी कि लेड ऑक्साइड बनता है, और प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि 4NO2G का निर्माण होता है, और O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस इसमें कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाएं करिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक और जो है आपको दिखाया है, इसको आप क्या है कर सकते हैं क्रियाकलाप को। ठीक है, 1.8 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ सूर्य का प्रकाश है, जिसमें आपको क्या है चाइना, जिसके अंदर जो है एक सिल्वर क्लोराइड को दिखाया गया है कि कैसे इसके अंदर जो है परिवर्तन होता है। तो आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का जो यहाँ पर जो ये रखा था, ये यहाँ पर रखा था। ठीक है, ये तो ये जो है ये यहाँ रखा था, ये क्या हो गया? श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड का धूसर क्या है, क्या क्या बन गया? ये श्वेत रंग का था पहले, अब किसका बन गया? धूसर रंग का बन गया। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से होता है, यानी कि पहले 2AgCl जो था आपका, वो सूर्य के प्रकाश में क्या बन गया? 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो उसके बाद सिल्वर ब्रोमोमाइड भी क्या है अभिक्रिया करता है, यानी कि 2AgBr क्या है सूर्य के प्रकाश में इसमें क्या हो जाता है? 2Ag प्लस Br2 का क्या होता है इसमें निर्माण होता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है? तो हमने देखा है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऊष्मा की जरूरत होती है, और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित क्रियाकलाप को जो ये यहाँ पर दिखाया है, इसको आप क्या है कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या होता है भाई? विस्थापन होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। ठीक है, तो लोहे की 3 कील लीजिए, उन्हें रेगमार से रगड़ कर साफ कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, उसके बाद ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परख नली लीजिए, प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। तुलना करने के लिए 1 कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलो की रंग की तुलना बाहर रखी कीलो से कीजिए। तो यहाँ पर यह आपको क्या है, इस स्टैंड में जो है आप एक जो है ये इसको क्या कर सकते हो, सारा इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और यहाँ पर आपका 1.8 में जो एक कील है ये आपकी दिखाई है। ठीक है, ये एक तो ये कील दिखाई है, एक पे ये जिसमें भूरे रंग का जो है ऊपर क्या हो गया आवरण आ गया है, और एक यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन दिखाया है। ठीक है, और ये क्या है इसमें अभिक्रिया के बाद ठीक है मिश्रण को दिखाया है। तो लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया? ठीक है, तो जो आपका बाहर रखी थी उसका रंग भूरा क्यों हो गया, और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग क्या मलिन क्यों पड़ गया? तो इस अभिक्रिया में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई है।
Fe जो है आपका आयरन था, सॉलिड था, वो कॉपर सल्फेट के साथ जब इसने अभिक्रिया की यानी CuSO4, तो ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया FeSO4। और जो आपका Cu, ठीक है, कॉपर जो था वो अलग रह गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो जो आपका सल्फेट था वो पहले किसके साथ था, कॉपर के साथ था, बाद में ये किसके साथ आ गया, आपका आयरन के साथ आ गया। तो इसी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को ही क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जिंक है और आपका कॉपर सल्फेट है, जब इसने अभिक्रिया की तो क्या बना, आपका जिंक सल्फेट बना। ठीक है, और आपका कॉपर अलग हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ अलग जो है एक और बताया है, Pb प्लस CuL2 ने क्या किया, अभिक्रिया की तो क्या बना, PbCl2 और आपका Cu अलग हो गया, यानी कॉपर क्लोराइड से क्या बन गया, आपका लेड क्लोराइड बन गया। ठीक है, उसके बाद आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए, एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए, दोनों विलयनों को मिला लीजिए। आपने क्या देखा, तो यहाँ पर आपका क्या है, बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है उसको दिखाया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो इससे क्या होता है, एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है, और जो क्या होता है, जल में अविलय होता है, यानी कि वो जल के अंदर घुलता नहीं है। इस अविलय पदार्थ को ही हम क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोलेंगे। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखियो भाई कि क्या होता है कि जब आपने क्या किया, अभिक्रिया की, तो उसमें क्या हुआ, श्वेत रंग का जो एक पदार्थ का निर्माण हुआ, और वो क्या होगा, जल में क्या करेगा, अविलय रहेगा, यानी कि वो जल में घुलेगा नहीं, तो उसी को आप क्या कहोगे, अवक्षेपण कहोगे। और इस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसको आप क्या कर सकते हो, आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें इसका एक फॉर्मूला जो है वो भी बताया है। इसमें क्या है, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट ने जब अभिक्रिया की किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो उसने क्या बनाया, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट का, और प्लस 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया। तो ऐसा क्यों होता है कि Ba2 प्लस तथा SO24 की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। तो एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा उपचयन और अपचयन। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई एक क्रियाकलाप और दिया है कि चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक कॉपर चूर्ण रखा है, इसको क्या करना है, गर्म करना है। तो कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। तो कॉपर चूर्ण की सतह के ऊपर क्या हो जाएगी, कॉपर ऑक्साइड की जो है काली परत चढ़ेगी। और ये काला पदार्थ क्या है, तो यह है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है, यानी कि 2Cu प्लस O2 ताप किया तो क्या बना, 2CuO बना। ठीक है, तो यदि इस गर्म पदार्थ यानी CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है, यानी कि CuO प्लस H2 गर्म किया तो क्या बना, Cu प्लस H2O बना। ठीक है, तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, जिस अभिक्रिया के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। और जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया 1.2 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है,
यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इसलिए क्या है, ये अपचयित हुआ है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए क्या है, ये उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो इस अभिक्रिया को उपचयन और अपचयन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2 में क्या हुआ, जो आपका Cu है उसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, घट गया। यहाँ पर ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। और इसमें जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। ठीक है, तो इसके रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण इसने दिए हैं, जैसे Zn प्लस सी, क्या बनाया आपका, Zn प्लस CO, MnO2 प्लस 4HCl, क्या बनाया, MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2। तो अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर Cu तथा ZnO अपचयित होकर Zn बनता है। तो अभिक्रिया 1.32 में HCl Cl2 में उपचयित तथा MnO2 MnCl में उपचयित हुआ है। तो ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो भाई उपचयन कब होगा, जब उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तो क्या होगा, उपचयन होगा। और पदार्थ में अपचयन कब होगा, जब उसमें ऑक्सीजन के अंदर क्या होगी, ह्रास होगा, उसके अंदर कमी होगी और हाइड्रोजन में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक अभिक्रिया को, इसने क्रियाकलाप को जो है कहा है, उसको आप उपचयन और अपचयन के अंदर क्या है, जो है दिखाइए कि उसमें कैसे उपचयन हुआ और कैसे अपचयन हुआ और कहाँ हुआ। उसके बाद आता है, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है। तो यहाँ पर हमारे पास है संक्षारण। पहला है संक्षारण। क्या होता है, संक्षारण का मतलब होता है भाई जिसमें क्या हो जाए, कमी हो जाए। ठीक है, जो है गिरावट होना कि क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग को पर ध्यान दिया है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु जो है वो क्या आती है, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। किस में आती है, जब कोई धातु आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसको क्या बोलते हैं कि ये संक्षारित हो रही है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संक्षारण कहलाएगी। तो जैसे चांदी के ऊपर काले परत या तांबे के ऊपर क्या है, हरी परत का चढ़ना, ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, तो संक्षारण के कारण कार के जो ढांचे हैं, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। तो लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद आता है आपका विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी कि उसका क्या हो जाना, स्वरूप बिगड़ जाना। ठीक है, तो वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। तो उपचयित होने पर तेल एवं वसा क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। यदि उनके अंदर क्या है, क्या हो जाए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, वो विकृत हो जाएंगे, जो आपके तेल और वसा से बने हुए पदार्थ हैं। ठीक है, तो तथा उनके स्वाद और गंध भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। प्राय तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो आपके वसायुक्त पदार्थ हैं उनके अंदर उपचयन को
रोकने के लिए क्या किया गया, उनके अंदर प्रति ऑक्सीकारक जो है पदार्थ मिला देते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन की क्या करते हो, वो ऑक्सीजन को कम करने का काम करते हो। ठीक है, तो वायुरोधी जो आपके बर्तन हैं उनमें खाद्य सामग्री को रखने से उपचयन की जो गति है वो धीमी हो जाती है। कि क्या आप जानते हैं कि जो चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटा देते हैं और उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं ताकि जो चिप्स है उनका उपचयन ना हो सके। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी विकृत गंधिता है और इससे कैसे बचा जा सके उसको आपको बताया है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10 का यहीं पर हमारा खत्म होता है। तो इसके जो है हम नोट्स जो है आपके पास जल्दी ही आएंगे लेकर। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।